प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 3.1 के क्वेश्चंस को। तो अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस एट 3.1 में टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का। लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्या पढ़ाया था? तो प्रैक्टिस एट 3.1 का जो बेसिक है ना, वो पूरा अच्छे से समझाया था। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, फिर यहाँ पर आना, क्योंकि मैंने सारे थ्योरम्स के बारे में आप लोगों को बताया था और इसके साथ ही इसका जो बेसिक है ना वो भी अच्छे से समझाया था। तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा प्रैक्टिस एट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस फिगर में जो रेडियस है बच्चों सर्कल का, वो कितना है? वो है हमारा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, यानी आपके सामने ये जो सर्कल है ना बच्चों, इसका सेंटर क्या है? सी, और फिर इसके साथ ही इसका रेडियस कितना दिया है? वो दिया है 6 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, इसका रेडियस है हमारे पास दोस्तों 6 सेंटीमीटर। ओके जी, समझ में आ गया। फिर आगे क्या है? देखो ये जो लाइन ए बी है ना आपका, देखो लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए। मतलब लाइन ए बी जो आपको दिखाई दे रहा है ए से बी, ये क्या है बच्चे? तो ये ना हमारा टेंजेंट है। ठीक है, किसका टेंजेंट है? इस वाले सर्कल का टेंजेंट है, क्योंकि वो सर्कल को टच कर रहा है। और कौन से पॉइंट पे है बच्चे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यानी कि ये जो आपका पॉइंट ए है ना बच्चे, ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, फिर यहाँ पे टेंजेंट है, तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे उस सर्कल को टच करता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब एक ही पॉइंट पे तो ये टच करेगा, कौन सा 2-4 पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं? यहाँ पे हम एक चीज बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मैंने ये लाइन खींच दी और ये हो जाएगा दोस्तों मेरा रेडियस, है ना। बिल्कुल, ये मेरा रेडियस हो जाएगा, जिसका लेंथ यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे कितना दिया गया है? तो वो दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फिर आगे देखो क्या करना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी के आंसर हमको लिखने हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो योर फर्स्ट सब क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, यानी हमें क्या बताना है दोस्तों? जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एंगल सी ए बी है ना, सी ए बी यानी ये वाला एंगल, इसका मेजरमेंट हमें बताना है। तो क्या होगा? देखो मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल है इसका आंसर। आपको टेंजेंट थ्योरम पता है ना, बस समझ लो आंसर मिल गया। देखो जैसे अभी ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या है बच्चों? ये जो आपका सी ए है ना, सी ए, ये क्या है? ये है हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल। आप देख करके समझ सकते हो। ठीक है, सी ए क्या है बच्चे? रेडियस है। और इसके साथ ही अगर मैं ए बी की बात करूं, ठीक है, तो ये लाइन ए बी क्या है? टेंजेंट है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था लाइन ए बी क्या है बच्चे? यस एवरीवन, लाइन ए बी हमारा टेंजेंट है ना, ए बी। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा टेंजेंट, बराबर। और कौन से पॉइंट पे है? पॉइंट ए पर है। तो देखो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सुनो, अगर ये रेडियस है, समझिएगा, अगर ये रेडियस है और ये हमारा टेंजेंट है, बराबर, तो हमने एक टेंजेंट थ्योरम पढ़ा हुआ है। टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है कि जो टेंजेंट है ना, वो रेडियस के ऊपर क्या होता है बच्चे? वो परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ए के ऊपर ये क्या हो जाएगा दोस्तों? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर यानी क्या होता है? एकदम सीधी सी लाइन, थोड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहेगी, एकदम सीधी सी लाइन रहेगी। ठीक है, और अगर वो सीधी सी लाइन है, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा बच्चे? तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखो जैसे हमें मालूम है ये जो लाइन ए बी है ना, ए बी, ये हमारा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? रेडियस सी ए के ऊपर, बराबर। और ये हमने कैसे बताया? तो ये हमने ऐसे बताया, बाय टेंजेंट थ्योरम। यहाँ पे इसका आप कारण क्या लिखोगे भाई? यहाँ पे आप लिखोगे टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 वाले वीडियो में बताया था, तो इसीलिए कह रही हूँ ना कि पहले फर्स्ट पार्ट देखो फिर यहाँ पर आना। ठीक है, तो अब देखो अगर ए बी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये तो हमें मालूम है कि एंगल सी ए भी कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चे? तो ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं, आपको ना आंसर पूरा अच्छे से थोड़ा सुंदर सुंदर लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? देखो नंबर 1 मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे आप लिखोगे इन फिगर, यानी कि इस फिगर में हम देख सकते हैं सी ए क्या है बच्चे? सी ए हमारा रेडियस है। ठीक है जी, सी ए रेडियस है, आप लोग देख सकते हो। एंड लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए, मतलब ए बी क्या है बच्चे? देखो अभी ध्यान से देखो, ए हमारा, ए बी क्या है? तो ये हमारा टेंजेंट है एट पॉइंट ए, बराबर।
तो इसीलिए टेंजेंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि लाइन ए बी जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस ए बी के ऊपर, सो देयरफॉर एंगल सी ए बी हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो ये हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? तो ऐसे करके आंसर लिख देना। बस यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन है ये हो चुका है कंप्लीट। जी हाँ, बिल्कुल इतना ही करना था, बस इतना सा लिखना था। देख लो, इजी है ना? चलो बहुत अच्छी बात है, ये आप समझ गए हैं। तो अब मैं थोड़ा चलती हूँ आप लोगों को ना दूसरे सब क्वेश्चन की तरफ लेकर के। चलो पहला वाला तो हमने कंप्लीट कर लिया और आप लोगों को समझ में भी आ गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेकंड वन की। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, What is the distance of point C from line A, B and Y? यानी अब यहाँ पर क्या पूछा है कि डिस्टेंस फ्रॉम क्या लिखा है आप देखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, यानी कि लाइन ए बी से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस कितना है। देखो इस लाइन ए बी से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि वी हैव टू लाइन्स लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने ना यहाँ पर देखो ये इस प्रकार से एक लाइन खींची हुई है, ये एक लाइन मैंने ऐसी खींची, और याद रखना ये दोनों लाइंस कैसे है बच्चे, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और एक लाइन मैंने कैसे खींचा, ऐसे खींचा। ठीक है, एकदम ये सीधी सी लाइन है, एकदम परपेंडिकुलर, यानी ऐसे सीधी सी लाइन है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ इसमें से जो मेरा डिस्टेंस है ना, ठीक है, डिस्टेंस कौन सी वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो दोस्तों, डिस्टेंस हमेशा याद रखना वो एकदम सीधा होता है, ऐसे वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। यानी अगर हम इसको डिस्टेंस कहेंगे तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये हमारा डिस्टेंस हो ही नहीं सकता है ना। इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि सीधा होता है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो उसको हम डिस्टेंस नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो दोस्तों, अभी हमें ए बी से लेकर के पॉइंट सी तक का डिस्टेंस बताना है ना, तो डिस्टेंस कौन सी वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने देखा कि सी ए बच्चे क्या है, देखो सी ए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सी ए क्या है, यस ये हमारा रेडियस है। ठीक है, अभी हमने पीछे भी देखा था, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आप देखिएगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे ए बी क्या है, टेंजेंट है, बराबर। देखो ए बी जो है दिस इज अ टेंजेंट, बराबर। ये कौन से पॉइंट पे है बच्चे, तो ये हमारा पॉइंट ए पर ये टेंजेंट है। ठीक, तो अगर ये टेंजेंट है और ये क्या है दोस्तों, ये रेडियस है, तो फिर बोलना जरा टेंजेंट थ्योरम से क्या होगा कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस सी ए के ऊपर। बाय विच थ्योरम, तो टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, टेंजेंट थ्योरम से हम ये बात बोल सकते हैं। तो अब सुनना ध्यान से, देखो अगर ये ए बी जो है, ए बी परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पर ना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब ये जो लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींची गई है ना, ये एकदम सीधी सी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहे हैं, ये ए बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस हमें बताएगा कि नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल बताएगा। यानी कि जो सी ए है ना दोस्तों, सी ए, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम लाइन ए बी टू पॉइंट सी। ठीक है, तो अगर हम ये सी ए बता दे फिर हमारा काम हो सकता है। तो सी ए तो हमें मालूम है ना कितना है। देखो अगर ये सी ए रेडियस है और रेडियस यहाँ पे कितना दिया गया था, 6 सेंटीमीटर दिया गया था, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा लाइन ए बी से पॉइंट सी तक का, वो कितना हो जाएगा बच्चे, तो वो हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ऐसे करके आपको आंसर यहाँ पे लिख करके बताना पड़ेगा। ठीक है, ओरली तो हमें समझ में आ गया बहुत आसानी से, लेकिन पूरा कारण बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसका आंसर, आज मैं आपको दिखा देती हूँ इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर देखो, ये देखो, पहले आप ये लिखोगे इन फिगर सी ए इज रेडियस। ठीक है, सी ए क्या है दोस्तों, सी ए हमारा रेडियस है, इसीलिए जो सी ए है ना वो कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, और हमने क्या देखा, सिंस हमने क्वेश्चन में देखा कि लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए, है ना, हमें मालूम है कि लाइन ए बी क्या है दोस्तों, ये टेंजेंट है। तो अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो क्या होगा, लाइन ए बी जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वाई, रेडियस सी ए वाई, बिकॉज टेंजेंट थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है और फिर ये परपेंडिकुलर लाइन है इसके ऊपर, तो ये जो सी है ना, सी ए हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और सी ए कितना है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर का है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम लाइन ए बी टू सी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर। तो ये है बच्चे आपका आंसर, ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया, इजी था ना, ये भी कर लोगे ना, हाँ कर लेना। देखो बहुत सिंपल है, बस ये लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना, ऐसे थोड़ा समझ करके खुद से लिखोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आप बहुत अच्छा एग्जाम में लिख भी पाओगे। ठीक है,
चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो सेकंड सब क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे बच्चे हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन की। तो आ जाइए जरा फटाक से हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो ये तो और भी सिंपल है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना है, अगर ये 6 सेंटीमीटर है देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, यानी समझने का प्रयास करना। चलो हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। लो भैया हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। रुको थोड़ा सा कलर बदलती हूँ, ठीक, मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस इन लोगों ने दिया है। कितना दिया है दोस्तों, तो ये हमें दिया है 6 सेंटीमीटर का। तो फिर हमें क्या करना है, ये जो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी है ना, बी टू सी यानी ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे देखो आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल है, एकदम ईजी। सुनो ध्यान से। जैसे हमें मालूम है कि CA क्या है बच्चे, CA हमारा रेडियस है, और रेडियस हमारे क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो CA है ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और AB हमारे पास है दोस्तों 6 सेंटीमीटर का। तो बोलो ये कितना होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बस इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जी हाँ ये है। क्यों है, क्योंकि अभी हमने ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा था कि एंगल CAB यानी कि ये वाला जो एंगल है ये है 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब आप इसमें राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जब आप ये चीज लिखोगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपको आंसर मिलेगा। देखो जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, तो 90 के सामने क्या है बच्चे, BC, यानी कि हम क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो CA स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का वैल्यूज ना यहाँ पे हम पुट करेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम B टू C, ये मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो आंसर आपको कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए आंसर लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले तो आप ये लिख दोगे यहाँ पे नंबर 3 डाल करके कि डिस्टेंस फ्रॉम A टू B कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। देन हमें फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम B टू C, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि ट्राइंगल ABC में जो एंगल CAB है ना दोस्तों, ये है हमारा 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री हमने कहाँ से लिखा, तो इक्वेशन नंबर क्वेश्चन, ये जो पॉइंट नंबर 1 था ना, यहाँ से लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 से हमने कैसे लिखा, क्योंकि देखो पॉइंट नंबर 1 में ही तो हमने बताया था कि एंगल CAB है 90 डिग्री का, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ध्यान से समझते जाना, देखो अभी फटाक से आंसर हमें मिलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है भाई, BC, तो हम इधर लिख देंगे बच्चे BC, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा BC का स्क्वायर, फिर ये किसके इक्वल होगा, तो CA स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो जरा। तो CA कितना है भाई, CA देखो CA हमने देखा था यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का था, है ना। तो हम CA की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चे, ये लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर हमने ये नंबर 2 में लिखा था ना, ये देखो पॉइंट नंबर 2 में CA विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देख रहे हो आप सभी लोग, तो ये आप लिख देना, ठीक है। और AB कितना है, ये देखो AB तो यहाँ पे खुद ही हमें दिया गया है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। और सुनो ध्यान से, ये जो CA है ये हमने कहाँ से लिखा था, कहाँ से लिखा, पॉइंट नंबर 2 से लिखा ना, तो यहाँ पे इसका रीजन भी आप प्रॉपरली लिख दिया करो। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम पॉइंट नंबर 2, यानी पॉइंट 2 से हमने लिखा है, ठीक है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करें। तो 6 का स्क्वायर करोगे तो बच्चे आएगा हमारे पास 36, और फिर से वो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 36 आएगा। अब इन दोनों को प्लस करो, तो 6 6 12, और यहाँ पे 3 3 6 एक साथ, यानी कि 72 आ गया। तो देखिएगा ध्यान से, BC स्क्वायर हमें कितना मिलता है भाई, ये हमें मिलता है 72। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें खाली बस BC चाहिए, हमें BC स्क्वायर नहीं चाहिए। तो अब ना ये जो स्क्वायर है इसको यहाँ से हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दोस्तों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मतलब दोनों साइड्स का हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बोलो क्या होगा, ये जो BC स्क्वायर है ये हमारा रूट के अंदर आ जाएगा, इसके साथ ही ये जो 72 है ना ये भी रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलो रूट के अंदर आएगा, ओके। फिर आगे का देखते हैं।
देखिए आगे का मैं आपको बता रही हूँ क्या होगा। ये देखो इधर थोड़ा सा ध्यान देना आप सभी लोग, यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ओनली बी सी विच इज इक्वल टू, चलो बी सी तो आ गया, लेकिन अब ये 72 का क्या किया जाए, तो 72 का स्क्वायर रूट क्या आप ऐसे डायरेक्टली बता सकते हो, नहीं बता सकते, यानी कि हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आज मैं करती हूँ, देखो 72 मैंने यहाँ पे लिखा, 2 से इसको काटो, 2 3 से 6, इसमें 7 बचेगा, 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 से करो, 2 1 से 2 और इसमें से 1 बचेगा, 2 8 से 16, फिर ये 2 9 से 18, अब ये 9 किससे कटेगा भाई, 3 से कटेगा, 3 3 से 9 और 3 1 से 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 72 की जगह पे ये जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हैं इनको हम लिख देते हैं। तो 2 है 3 बार, 3 है यहाँ पर 2 बार, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 3 × 3, लो भैया लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, जिसकी जोड़ी बनती है उसको बाहर ले लेने का। तो किसकी किसकी जोड़ी बन रही है बच्चे, बोलना जरा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी विच इज इक्वल टू, ये देखो इन दोनों की जोड़ी बन गई, तो ये दोनों आकर के बाहर बन जाएंगे एक, जिसकी जोड़ी बनी, देखो दोनों एक में ना मर्ज हो जाएंगे और निकल जाएगा वो पूरा बाहर, और बाहर निकलेगा तो एक, अंदर थे तो 2, बाहर निकला तो 1, ठीक है। वैसे ही ये 3 की भी जोड़ी बन गई ना, तो 3 को भी बाहर निकाल दिया, एक हो गया, और ये बेचारा इसकी जोड़ी नहीं बनी तो ये तो अंदर ही रहेगा, अब ये उसी में अंदर ही रहेगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते है ना, क्योंकि इसने तो अपनी जोड़ी बनाई ही नहीं, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर बी सी विच इज इक्वल टू 2 3 सा क्या होता है भाई 6 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 6 रूट, ओके। तो हमें यही बताना था ना डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, तो कितना आ गया 6 रूट 2 सेंटीमीटर। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देना कि देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी विच इज इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर। अच्छा, कई बच्चों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है और इधर तो BC लिखा है। देखो भाई आप लोगों ने 9th में पढ़ा भी होगा, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस लिखने का ये भी तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो ऐसे लिखा, यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया, चलेगा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब इसको एक बॉक्स में कर दो, देखो आंसर बॉक्स में लिखने की आदत डालो, एग्जाम में एग्जामिनर को दिखना चाहिए आपका आंसर कहाँ पर है, वो थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए, या तो ऐसे लाइन थोड़ा खींच के दिखा देने का, या फिर ऐसे बॉक्स बना दो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पे ये जो थर्ड वाला सब क्वेश्चन था इसको कंप्लीट कर लिया है, एंड मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना, समझ गए। चलो अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि फोर्थ वाले सब क्वेश्चन की। तो देखिए भाई, अब ये जो आपका फोर्थ सब क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है जरा हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। लो भाई, ये जो आपका एंगल ABC है ना, इसका मेजरमेंट बताना है कि ये कितने डिग्री का होगा। अब ये हम कैसे बताएं, देखो आपको एक तरीका बताती हूँ, बहुत सिंपल वाला। पहले तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता है, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल हम उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें दो साइड, जैसे ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स होते हैं ना, तो अगर ट्राइंगल में 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर हम ऐसे ट्राइंगल को क्या कहेंगे, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। जैसे देखो मैं यहाँ पे ना एक ट्राइंगल बना रही हूँ, देखो मैंने ये ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, और इसमें जानते हो क्या है, इसमें ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में क्या है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ये ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम आप लोगों को पता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जैसे ये जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स है ना, इनके अपोजिट में जो एंगल्स है वो आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी मान लो यहाँ पे P है, यहाँ पर Q है, तो देखो इसके जस्ट अपोजिट में विच एंगल इज देयर, एंगल Q, और इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है भाई, ये वाला एंगल, एंगल P। तो देखो क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, इसीलिए एंगल P और एंगल Q दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी होता है, किसका प्रॉपर्टी होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम ये होता है। और ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, तो स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जाने दो, अभी बता रही हूँ, अब भी से समझ लो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो हम सब क्या करने वाले हैं ना, यानी हम लोग क्या करने वाले, इसमें यही वाली प्रॉपर्टी लगाने वाले, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम वाली। देखो जैसे अभी इस ट्राइंगल में आप देखिएगा, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल ABC की, इसमें देखो बच्चे ये AB और CA दोनों कितने सेंटीमीटर के हैं, ये भी है 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर। यानी आप देख सकते हो कि इस ट्राइंगल में 2 साइड्स क्या हैं दोस्तों, आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, 2 साइड्स क्या है भाई, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, है ना। और आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या कहता है कि अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखो ये एंगल ये साइड AB का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल C, और CA का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा भाई, एंगल B। तो ये
दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि एंगल सी और एंगल बी ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और बस इसी का हम यूज करके ये जो एंगल बी है ना वो हम निकाल लेंगे। कैसे, तो चलो भाई आ जाओ अब मेरे साथ। देखो आपको लिखने का तरीका बताती हूँ कैसे लिखना है। देखो पहले तो आप ये लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हम क्या देख सकते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि ए बी और सी ये भी है 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों आपस में क्या है बच्चे, इक्वल है। और इसका कारण क्या लिखोगे आप, गिवन लिख सकते हो, क्योंकि रेडियस है ये, तो ये 6 सेंटीमीटर हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। और डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी ये देखो हमारे थर्ड पॉइंट में दिया गया था, है ना, तो इसीलिए आप इसका रीजन गिवन लिख सकते हो। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या होता है। हमें मालूम है कि जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं उनके अपोजिट में जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अपोजिट में एंगल बी है, इसके अपोजिट में एंगल सी है, तो एंगल बी और एंगल सी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्वल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल बी विच इज इक्वल टू एंगल सी, बाय विच थ्योरम, तो यहाँ पे लिखोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इन दोनों को हम x मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट एंगल बी और एंगल सी विच इज इक्वल टू x, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को मालूम है ना प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है कि ट्रायंगल के जो सारे एंगल्स हैं अगर आप उनका सम करोगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हमें मालूम है। तो इसीलिए जब हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे तो क्या आएगा, एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो दोस्तों एंगल ए कितना है, अभी हमने निकाला था ना, एंगल ए बोलो कितना है, तो जी हाँ यहाँ पे लिख दोगे 90 डिग्री का है। समझ में आया, हमने ये फर्स्ट पॉइंट में देखा भी था। ठीक है, एंगल सी भी हमने निकाला था ना 90 डिग्री का, तो यहाँ पे हमने 90 लिख दिया। और एंगल बी तो ये तो x है, यहाँ पे x लिख दो, एंगल सी भी आपका x है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और देखो बच्चे ये हमने कहाँ से लिखा, तो ये आप लिख सकते हो फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट 1 से हमने लिखा ना, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख करके दिखा सकते हो। ठीक है जी, ओके, फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर 90 को हम उधर ले लेंगे और x प्लस एक्स मिल करके इधर 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 90 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो अब देखो भाई कितना आएगा, आपको बताती हूँ थोड़ा, अभी ना इसको साइड में हम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखते रहिएगा। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे 2x का 2x ही रहने दो, और 180 माइनस 90 करोगे तो कितना आएगा भाई, 90 डिग्री आ जाएगा। अब मैंने कहा 2 भैया तो उधर चला जा, तो जब 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है। और जब आप कैंसिलेशन करोगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, 2 4 जा 8, इसमें से 1 बचा, 2 5 जा 10, यानी कि 45 डिग्री। तो देखो भाई जो हमारा x है ना दोस्तों, x का वैल्यू कितना आता है, 45 आता है, और x किसके इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी के इक्वल है। ठीक है ना, तो देखो हमें क्या बताना था, हमें यहाँ पर बताना था बच्चे एंगल ए बी सी, क्या बताना था, एंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल बताना था। तो अगर x का वैल्यू 45 है तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। जी हाँ, बिल्कुल यही है हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, तो देख लो इसको अच्छे से, बताओ कितना आसान था, है ना। तो यहाँ पर हमने ये 4th वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया और ये है पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के सामने। चलो एक बार स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। देखो ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर है, देख लीजिए। वैसे तो ये मैं इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं भी मतलब स्क्रीनशॉट नहीं भी ले रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, और ये हमारा जो एप्लीकेशन है SK क्लास नाम से, यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको हमारी बैच वगैरह में आना है तो भी आप इसके जरिए आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट वाले सब क्वेश्चन का आंसर है और ये हमारे सेकंड वाले सब क्वेश्चन का आंसर है, आप देख सकते हो। ठीक है जी, देख लिया। एंड देन ये हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है। ओके जी, ये भी देख लिया। और ये हमारा फोर्थ वाले सब क्वेश्चन का आंसर है। और इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीटली सॉल्व होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। तो चलो भाई आ जाते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जरा हम पढ़ेंगे ना इसको अच्छे से, तब हमें समझ में आएगा। देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि इस फिगर में आप देखिएगा O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। दोस्तों ये जो पॉइंट O है
क्या है ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंड फ्रॉम पॉइंट आर, यानी पॉइंट आर से क्या खींचा गया है बच्चे, सेगमेंट आर एम और सेगमेंट आर एन खींचा गया है, जो क्या है टेंजेंट है, ठीक है। जो क्या है दोस्तों, याद रखना ये टेंजेंट है। अब देखो यहाँ पर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम लगेगा, जो मैंने आप लोग को पहले बताया भी था, ठीक है। तो ये दोनों टच कर रहे हैं हमारे सर्कल को पॉइंट एम और एन पे रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है, अगर ओ आर होता है हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ओ आर है ना, अगर ये 10 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, तो देखिए भाई इसके रेडियस क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट है ना, तो मैंने इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर दिया, इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर दिया, है ना, तो ये दोनों इसके रेडियस हो जाएंगे, बराबर। तो रेडियस तो हमेशा इक्वल ही होता है, मतलब सेम, सुनो, सेम सर्कल का जो रेडियस है ना वो सेम ही रहेगा, बार बार रेडियस बदलेगा थोड़े ना। तो अगर ये रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। वाई, बिकॉज बोथ आर रेडियस, ठीक है, दोनों दोनों क्या है, रेडियस, बराबर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी हमें क्या क्या निकालना है आप देख सकते हो। योर फर्स्ट सब क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, मतलब हमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो टेंजेंट सेगमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि एम एन नहीं, एम आर, और ये जो एन आर है ना बच्चे, एम आर और एन आर, हमें ना इनका लेंथ बताना है कि ये कितना होगा, ठीक है। अब ये हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर हम टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का यूज करेंगे। आप देखना बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये सेकेंड सब क्वेश्चन है, ये थर्ड सब क्वेश्चन है। तो पहले हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, ठीक है, बाकी सबको हम बाद में देखेंगे। पहले ये फर्स्ट से निपटते हैं ना, ये पहले वाले से। इसने कहा कि लेंथ बताओ टेंजेंट सेगमेंट का, यानी कि इसने कहा कि एम आर बताओ और तुम ना एन आर बताओ। हमने कहा ठीक है भाई, चिंता काहे करते हो, अब भी बताते हैं, रुको जरा। तो देखो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है, हमने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा था ना, क्या था उसमें, जैसे लेट अस सपोज दैट वी हैव अ सर्कल लाइक दिस, ओके, एंड वी हैव वन पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल, मतलब जो क्या है सर्कल के बाहर है, ठीक है, एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो बाहर सर्कल सेंटर है ना, यहाँ से मैंने टेंजेंट खींचा इस सर्कल का, देखो ये टेंजेंट हो गया, और ये दूसरा टेंजेंट मैंने खींचा, ठीक है, दूसरा टेंजेंट जो सर्कल को टच करके जा रहा है दो पॉइंट्स पे, यानी कि मान लेते पॉइंट P और पॉइंट Q पर, ठीक है, और इसको मान लेते O है, बराबर। तो अब देखो क्या कहता है हमारा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ने ये कहा कि अगर आपके पास एक सर्कल है और एक बाहर पॉइंट है, और वहां से अगर आप टेंजेंट खींच रहे हो, टेंजेंट सेगमेंट खींच रहे हो सर्कल का, तो फिर वो जो दोनों टेंजेंट सेगमेंट्स है ना, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। क्या कहा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये PO और QO दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमने अपने मन से नहीं बोला, बल्कि हमारा थ्योरम कहता है, ठीक है। थ्योरम मैंने कब पढ़ाया था, अरे भैया लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था, इसलिए तो मैंने पहले कहा ना लेक्चर नंबर 1 को देखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को मैं क्या बताना चाहती हूँ, तो इसमें भी तो वही होगा, क्योंकि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये बाहर पॉइंट R क्या है, सर्कल के बाहर है। तो यहाँ से जब हम ये जो दोनों जो टेंजेंट खींच रहे हैं ना, वो आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। चलो इतना तो हमें पता चल गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन हमें तो इनका लेंथ बताना है, हमारे पास तो एक भी लेंथ नहीं है। तो अगर हमें एक लेंथ मालूम पड़ जाए तो दूसरा अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि बोथ आर इक्वल, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनमें से ना किसी भी एक का यहाँ पर निकालेंगे लेंथ, ठीक है। तो कौन से वाले का निकाला जाए, तो चलो ये वाला जो है MR, हम इसका लेंथ निकाल लेते हैं। तो बच्चे इसका लेंथ हमें कैसे मिलेगा, तो देखो एक बात बताती हूँ आप लोगों को, अब आपका ध्यान होना चाहिए ओनली इस पर, ठीक है, इस पे अपना फोकस गड़ा के रखना। देखो दोस्तों, अब क्योंकि ये हमारा टेंजेंट है और ये बच्चे हमारा रेडियस है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। तो अब देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो हमारे पास OR का लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये MO का लेंथ भी है 5 सेंटीमीटर। तो फिर MR तो हमें आसानी से मिल सकता है। हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमें ना इसका लेंथ मिल जाएगा। और एक बार ये MR मिला, समझ लेना NR भी मिल गया, क्योंकि दोनों आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है, और बाकी सब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कर लेना, है ना, वो तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो देखो पहले तो हम क्या लिखेंगे कि सेगमेंट RM, मतलब सेगमेंट RM जो है दोस्तों, ये सेगमेंट OM के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि आप देख सकते हो ये हमारा टेंजेंट है और ये क्या है बच्चे, ये हमारा रेडियस है। तो हमें पता है कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। सेम चीज इधर होगी, ये जो आर एन है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ एन के ऊपर। तो देखो सेगमेंट यहाँ पे, एक मिनट, पी एन मैंने क्यों लिखा है, मैंने आर एन लिखना चाहिए था। ओके आर एन, ठीक है, पी एन नहीं होगा। तो ये जो सेगमेंट आर एन है बच्चों, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा सेगमेंट ओ एन के ऊपर। और इसका रीजन आप क्या लिखोगे, तो टेंजेंट थ्योरम, ठीक है, टेंजेंट थ्योरम यही तो होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद हम एक ट्राइंगल यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो हमें मालूम है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, आप कोई भी ट्राइंगल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो मैं तो ये वाला ले रही हूँ, ठीक है। कौन सा ले रही हूँ मैं, ऊपर वाला, आप नीचे वाला भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों ऐसे लिख देते हैं, ट्राइंगल MRO, ठीक है, इन ट्राइंगल MRO। अब ट्राइंगल MRO में क्या है कि ये जो एंगल M है ना बच्चे, ये है हमारा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एंगल M विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्योंकि ये 90 डिग्री का है तो हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब बच्चे देखिएगा, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है ना, वो क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इसके जस्ट देखो, इसके जस्ट अपोजिट में विच साइड इज देयर ओ आर, यानी कि ओ आर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ आर, देखो यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, ओ आर का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एम था, यहाँ पर ध्यान से देखो, एम ओ का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बच्चे एम आर का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर, ठीक है। एक बार अच्छे से मिला लो, सही लिखा है ना मैंने, ओ आर एम ओ और एम आर, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। फिर देखो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है ना हमारे पास, उनको हम इसके अंदर पुट करेंगे। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था ओ आर कितना है भाई, ये है हमारा 10 सेंटीमीटर का और रेडियस है 5 सेंटीमीटर का। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ओ आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अच्छा ओ आर हमें मालूम है ना कितना है 10, तो हम इधर लिख देंगे दोस्तों 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, एम आर हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ एम ओ तो हम जानते हैं। बोलो भाई कितना है, तो ये है 5, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलो देखते हैं आगे क्या आएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 100 विच इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा बच्चे, फिर यहाँ पे आ जाएगा एम आर का स्क्वायर प्लस ये देखो ये कितना है 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 25। अब मैंने कहा 25 तो इधर आ जा, तो जब 25 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 100 माइनस 25 विच इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 75 विच इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें तो एम आर चाहिए, स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा। अब स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। चलो दोनों साइड्स में जब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा समझिएगा, यहाँ पे ये जो एम आर का स्क्वायर है ये हमारा रूट के अंदर आएगा, इसके साथ ही 75 भी रूट के अंदर आ जाएगा। फिर क्या करना होगा, तो फिर हमें क्या करना होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर ना हमारा ये जो आपको दिख रहा है ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया बच्चे एम आर, बाकी ये 75 का डायरेक्टली स्क्वायर रूट तो हमें कुछ याद नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो बोलो भाई किससे कटेगा, तो 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है। चलो 3 से इसको काटते हैं, 3 2 6, इसमें से 1 बचेगा, 3 5 15, फिर ये 5 जाएगा, 5 5 25, 5 1 5 है ना। मतलब देखो इसके फैक्टर्स हमें क्या क्या मिले हैं, तो 3 × 5 × 5। अब जिसकी जोड़ी बन गई उसको बोलो तू बाहर आ जा, तो इसकी जोड़ी बन गई ना 5 की, देखो यहाँ पे जोड़ी बन गई, 5 आ गया बाहर और रूट के अंदर रह गया 3, यानी कि जो एम आर है ना बच्चे वो हमें कितना मिलता है 5√3 मिलता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को, चलो ये मिलता है हमें 5√3, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि ये जो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का लेंथ है ना, सेगमेंट थ्योरम नहीं, सेगमेंट का टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ, तो एम आर मिला यानी कि एन आर भी हमें मिल जाएगा। कैसे, तो बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारे टेंजेंट सेगमेंट्स होते हैं है ना, वो क्या होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एम आर अगर 5√3 सेंटीमीटर है, रुको सेंटीमीटर दिया था ना, अगर ये है 5√3 सेंटीमीटर,
तो फिर ये भी कितना होगा भाई, ये भी होगा हमारा 5√3 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं आपको बताती हूँ, अभी लास्ट में आंसर लिखने का तरीका है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, आप समझ जाएंगे ना। रुकिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि ऐसे फिर परेशानी हो रही है। अरे भाई रुक जा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहीं मत जाओ, है ना। ये देखो अपने आप ही कहाँ कहाँ जा रहा है। हाँ, इसको मैंने कहा तुम आ जाओ इधर, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसको इधर बुला लेते हैं, और ये जो दिख रहा है ना, इसको कहते हैं तुम चलो थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ओहो, कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे हैं, ये सब एक साथ। रुको, अभी मैं इसको ऊपर भेजती हूँ, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, हाँ, ऊपर 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 ऊपर, बिल्कुल सही। और फिर इसको क्या करें, इसको गायब करते हैं, वापस से हम एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखो आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बता रही हूँ, अब तो समझ में आएगा आप लोगों को। देखो MR यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि MR और NR दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना इसका रीजन कि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ओके। चलो भाई, ये तो हो गया। फिर क्या, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि MR विच इज इक्वल टू NR। बोलो कितना हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 5√3 सेंटीमीटर। और ये है बच्चे हमारा फाइनली आंसर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये है हमारा फाइनली आंसर। तो देख लो, ऐसे ही करना था। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सब क्वेश्चन था वो होता है कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल की, यानी कि सेकंड सब क्वेश्चन की। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। तो अब जरा ध्यान देना, हमें यहाँ पर बताना है दोस्तों MRO का मेजरमेंट। तो ये हम कैसे बताएंगे, MRO मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये हम कैसे बताएंगे, देखो आपको पहले ना मैं ओरली समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, हमें मालूम है कि ये जो OR है ना, ये है हमारा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ये जो रेडियस है बच्चे, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्योंकि हमने देखा था कि ये जो RM है ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, OM के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर ना 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। ओके जी, बन जाने दो। फिर अब देखो क्या होगा, आप लोग को मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल का थ्योरम। उसमें मैंने क्या कहा था कि हमारे पास अगर 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री वाला ट्राइंगल है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है ना, वो क्या होता है, वो हाइपोटेनस का आधा होता है, यानी कि हाफ होता है, ठीक है। ये पहली चीज मैंने आपको बताई थी। और 60 डिग्री के सामने वाला जो साइड है ना, वो क्या होता है, वो हाइपोटेनस का √3/2 टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले। लेकिन अब वो वाली जो प्रॉपर्टी है ना, वो सीधा सीधा इसके अंदर यूज नहीं होगी, बल्कि उसका हम कन्वर्स यूज करेंगे, ठीक है। उसका सीधा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ट्राइंगल है, तो उसमें आप क्या देख सकते हो कि 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस का आधा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसी को ना थोड़ा कन्वर्स करके यूज करेंगे। कैसे, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। अब क्योंकि हमें मालूम है दिस इज योर क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। OR क्या है बच्चे, OR हमारा हाइपोटेनियस है, जो कितना है, 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब देखो ये वाली जो साइड है ना, अच्छे से देखना, ये कितना है भाई, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो कितना है दोस्तों, तो ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर क्या होता है, हाइपोटेनस का आधा ही तो है। जैसे 10 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ये जो MO है ना बच्चे, तो ये आधा है, किसका आधा है, OR का आधा है। यानी कि ये तो हमें क्या बता रहा है, देखो अगर ये हाइपोटेनस का आधा है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल है ना दोस्तों, वो कितने डिग्री का हो जाएगा, वो हमारा 30 डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आई, तो कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। क्योंकि सीधा सीधा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लो ये 30 डिग्री का एंगल है, तो इसके अपोजिट में जो साइड है ना, वो क्या होगा, वो आधा होगा हाइपोटेनस का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाली जो साइड है सामने वाली, ये हाइपोटेनस का आधा है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इस साइड के जो अपोजिट में एंगल है ना, वो कितने डिग्री का होगा, तो वो हमारा 30 डिग्री का होगा। समझ में आया। तो ऐसे करके आपको ना इसका आंसर निकालना है। मिल गया ना, MRO हमें कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री का मिल जाएगा। तो देखो बच्चे, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, इट्स वेरी सिंपल। पहले आप ये लिखोगे कि ट्राइंगल MRO इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। MRO क्या है बच्चों, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। वाई, क्यों,
क्यों ये राइट एंगल ट्राइंगल है? बिकॉज हमने देखा कि जो आर एम है ना ये परपेंडिकुलर है ओ एम के ऊपर। यहाँ पे जरा गौर से देख लो भाई, आर एम जो है बच्चे ये हमारा परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? तो ओ एम के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसीलिए यहाँ से ये प्रूव होता है कि ट्राइंगल एम आर ओ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, फिर जिसमें आप देखोगे तो ये जो ओ आर है ना बच्चे ये है हमारा कितने सेंटीमीटर का? तो ये है हमारा 10 सेंटीमीटर का। फिर ये जो ओ एम है, ओ एम ये कितना है भाई? रुको 1 मिनट, थोड़ा मैं इसको ठीक से करूं। हाँ, ये जो ओ एम है देखो ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने एक बात नोटिस करी, क्या नोटिस किया? सिंस ओ एम यानी कि ये जो ओ एम है ना ये क्या है? ये हाफ ऑफ ओ आर यानी कि हाइपोटेनियस का क्या है बच्चे? ये आधा है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? बाई कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल कि एंगल एम आर ओ, या एम आर ओ मतलब कौन से एंगल की बात की जा रही है? देखो एंगल एम आर ओ यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चे? तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री का। तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि एंगल एम आर ओ विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे एक और बात समझना, जैसे हमने एम आर को 30 डिग्री बताया वैसे इसको भी तो बता सकते हैं, एन आर ओ को भी तो 30 डिग्री बता सकते हैं। कैसे एन आर ओ को 30 डिग्री बता सकते हैं? देखो ऐसे हम बता सकते हैं, क्योंकि ओ आर है हमारा 10, अब क्योंकि ये भी तो रेडियस है, ये हो गया 5 बराबर। तो देखो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड एन ओ ये क्या है? ये हाइपोटेनियस का आधा है ना? हाइपोटेनियस 10 है तो ये 5 है, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट में जो एंगल होगा मतलब ये वाला एंगल ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि एंगल एन आर ओ विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप सोचेंगे मैंने इसको क्यों लिखा? मैंने इसको इसीलिए लिखा क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में ना हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया। ठीक है, मुझे मालूम था, इसीलिए। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ मतलब अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि ये थर्ड सब क्वेश्चन की। इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन। अब देखो भाई हमें यहाँ पर बताना है एंगल एम आर एन। देखो एम आर एन यानी कि ये जो एंगल है ना इस पूरे का मेजरमेंट हमें बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी आपको मालूम है ना। अगर आपको ये पूरा बताना है तो आप क्या करोगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों को प्लस कर दोगे। और हमें मालूम है एंगल एम आर ओ यानी ये एंगल है 30 डिग्री और एन आर ओ ये भी है 30 डिग्री। ये देखो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चे एंगल एम आर एन। तो देखो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे तीसरा नंबर डाल करके कि एंगल एम आर एन विच इज इक्वल टू एंगल एम आर ओ प्लस एन आर ओ, है ना, वाई एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो तो एंगल एम आर एन बोलो क्या होगा? विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर एम आर ओ कितना है भाई? वो है 30 डिग्री। हमने देखा ना, ये 2 में देखा था, पॉइंट नंबर 2 में। ये भी कितना है भाई? ये भी 30 डिग्री है। और ये हमने कहाँ से लिखा? फ्रॉम 2। तो यहाँ पे लिख करके बता देना बच्चे फ्रॉम 2। अब इन दोनों को जोड़ दो और बता दो कितना आएगा। तो एंगल एम आर एन का मेजरमेंट देखो, मेजर ऑफ एंगल एम आर एन बोलो कितना आ गया? 30 कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये है बच्चे आपका आंसर। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर ये हमारा थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन था, ये सेकंड वन था, ठीक है, और ये था थर्ड वन। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। फिर भी अगर डाउट आ रहा है, वैसे तो मैंने पूरे समझाने की कोशिश की, और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो बताना मुझे, मैं जरूर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर बस 2 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। अभी जो बचे हुए दोनों क्वेश्चंस हैं यानी कि 3 और 4 उनको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो सभी को नमस्ते।